तेज जी के बारे में हम सब जानते हैं। तेज प्रताप जी अ, आजकल साहित्य के धरातल पर साहित्य की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पाठक वर्ग के बीच अपना नाम बना चुके हैं। मैं ये कहूँगी कि तेज प्रताप जी की कविता, उनका लेखन, उनका गद्य आज हम सबके बीच किसी परिचय का मोहताज नहीं। लगातार सृजन से जुड़कर वे टाइम टाइम से पहले ही उनकी एक नई कृति हमारे सामने आ जाना, ये हमारे लिए अनुकरणीय भी है और सराहनीय कार्य भी है। इसके लिए मैं कवि तेज प्रताप जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। पिछले दिनों उनका बहुत ही अच्छा कविता संग्रह आया था, अ, जिसका नाम था दिसंबर की एक सर्द रात। ये कथन हम सब यहाँ वहाँ पढ़ते रहे हैं कि साहित्यकार सहृदय होते हैं और कवि तो खास तौर से सहृदय होते हैं। जब वे ऐसे विषयों पर दिसंबर की एक सर्द रात जो इसका शीर्षक तेज प्रताप जी ने दिया है, ये वही घटना है जो 16 दिसंबर की घटना के नाम से और एक लड़की के साथ जो एक कृत्य होता है, एक ऐसा जघन्य अपराध होता है जिसने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को हिला दिया था। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कवि तेज प्रताप जी हमारे बीच कविताएं लेकर आ रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हम सब उनके साथ जुड़कर इसी तरह से साहित्य सेवा करें। तो ये बात मैं खास तौर से आज अपनी बात रखने के पहले ही उनके विषय में कहना चाहती हूँ। इसी क्रम में अभी हालिया 2 उनके संग्रह प्रकाशित हुए। एक था बुद्ध होने के मायने। बुद्ध, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, जहाँ करुणा, सहानुभूति, प्रेम जैसे भावों को लेकर अ, भगवान बुद्ध हमारे बीच आते हैं। उन्हीं के दर्शन से प्रभावित होकर बहुत सी कविताएं उस किताब में, जिसका शीर्षक है बुद्ध होने के मायने, हमारे बीच से होकर गुजरती हैं। उस पर भी परिचर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो एक उक्ति जब तब मेरे दिमाग में आती है मदन कश्यप जी की। कभी मैं कविता पर बात करती हूँ तो जरूर उस उक्ति को रखती हूँ सामने दर्शकों के, कि संघर्ष जब करुणा में ढलता है तब कविता रची जाती है। संघर्ष करुणा, प्रेम, प्रतिरोध की प्रतिध्वनियों से गुजरती हुई जो एक रचना हमारे सामने आती है, उसे हम कविता के रूप में देखते हैं। कविता संस्कृति के विभाजन से परे है, वह जोड़ने की संस्कृति है। और कविता का जो समाजशास्त्र है, वह सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदना दोनों स्तरों पर समान रूप से गठा बंधा रहता है। तो ये जो कृति है, एक थी नदी सई, इस पर परिचर्चा हम आज कर रहे हैं। अगर मैं कविता की सृजना के वैचारिक पहलुओं को जोड़कर मैं जब देखती हूँ, वैचारिक पहलुओं से जोड़कर इस रचना को देखती हूँ, तो सैद्धांतिक स्तर पर जो वैचारिकी कविता लेखन की हमारे सामने पूर्व के विद्वान गणों ने, इतिहासकारों ने, रचनाकारों ने हमारे सामने रखी, उस पर ये कृति खरी उतरती है। क्योंकि अ, जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं, तो हम केवल उस रचना से जुड़ते हैं प्रारंभिक तौर पर। हम उस कविता को पढ़ते हैं, उस कवि को नहीं पढ़ते हैं। और यहीं से कविता को समझने में थोड़ी गड़बड़ी होती है, क्योंकि हमारा कविता से संबंध कब जुड़ता है? मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा अपनी माता से लोरी सुनने के साथ साथ जब लोरियों के गुनगुने शब्द बच्चे के कान में पड़ते हैं, तभी वो कविता से जुड़ जाता है। और हम अपने बचपन में कविता के अलावा कहानियां भी पढ़ते हैं, साहित्य के दूसरे रूप भी पढ़ते हैं। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि कविता ही हमें बहुत लंबे समय तक बचपन में
पढ़ी हुई, सुनी हुई और गाई हुई कविताएँ याद रह जाती हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र हमारे मस्तिष्क में बैठा देती है जिसको कि हम विषम परिस्थितियों में जाने के बावजूद भी हम उनको बहुत लंबे समय तक नहीं भूल पाते। उससे क्या होता है कि कविता के वे शब्द चित्र हमारे मस्तिष्क पर स्थायी रूप से अंकित हो जाते हैं। और जो दूसरा स्तर है कविता को समझने का, वो खास तौर से यह होना चाहिए कि हम कवि की मानसिकता, कवि की पूरी परिस्थिति और कवि की पूरी जो रचना धर्मिता है, उसके साथ किसी कविता को देखें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि कवि तेज प्रताप का ये संग्रह है, एक थी नदी सई, इसका जो शीर्षक है, एक थी नदी सई, कहीं न कहीं तो नहीं कह सकती, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो शीर्षक उन्होंने लिया, वह अपने गाँव, घर एक ऐसी नदी से उनका जो जुड़ाव है और ऐसा जुड़ाव जो मानसिक स्तर शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी उस नदी के साथ उनका जुड़ाव, उस जो वातावरण था उनके आस-पास का, उसके साथ उसका जुड़ाव, उनकी रचना धर्मिता में पूरी तरह से जुड़ा हुआ मुझे दिखाई देता है। एक कथन है गद्यम अ, कविनाम निक्षम बदंती। ये दंडी की परिभाषा है कि कवि की कसौटी कविता नहीं गद्य है। लेकिन मैं इस कथन से कभी परिचित नहीं रही। मैंने जहाँ-तहाँ अपनी लेखों में इसका विरोध किया है। मेरा कहना यह है कि कवि की कसौटी जो है वह गद्य के अलावा गद्य की कविता भी हो सकती है, गद्य की बहुत सी विधाएँ भी हो सकती हैं और वो इसलिए हो सकती हैं कि कविता केवल साहित्यिकों तक ही सीमित नहीं होती। कविता कोई भी हो, एक किसान भी कवि हो सकता है, एक मज़दूर भी कवि हो सकता है। केवल ये नहीं है कि जो लिखने पढ़ने वाले, विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग ही कविताएँ लिख रहे हैं। तो कविता की पूरी सैद्धांतिकी को हम तभी समझ सकते हैं किसी कविता की रचना धर्मिता को, उस रचना प्रक्रिया को जब हम कवि से जुड़ें। जब हम कवि के चारों तरफ की परिस्थितियों को पढ़ें और समझें, तो ही हम उस कविता के साथ या किसी कविता संग्रह के साथ न्याय कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें और मैं सामने रखते हुए दर्शकों के फिर कुछ कविताओं पर बात करूँगी इस संग्रह की एक थी नदी सई की कुछ कविताओं पर बात करूँगी कि एक और कथन है यहाँ शुक्ल जी का कथन कि कविता क्या है? बहुत से विद्वानों ने लिखा। शुक्ल जी ने कहा कि हृदय की अनुभूति है, लेकिन उन्होंने बौद्धिक शब्द जोड़ दिया। बौद्धिक अनुभूति है, अनुभूति की प्रामाणिकता है। इसी तरह से जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने लिखा कि कविता का सबसे बड़ा गुण है नई-नई बातों को सूझना और उसके लिए इमेजिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नए-नए भावों की उपज होना ज़रूरी है। मैं ये परिभाषाएँ इसलिए यहाँ आप लोगों के सामने रख रही हूँ, जब मैं एक थी नई नदी सई पढ़ रही थी, तो ये परिभाषाएँ अनायास ही मेरे दिमाग में आती रहीं। जैसे द्विवेदी जी ने कहा कि नए-नए भावों की उपज ही कविता है। तो आज ये कृति हमारे सामने आई है, जहाँ विमर्शों को लेकर हज़ारों कविताएँ लिखी जा रही हैं, वहाँ विमर्शों को परे रख कर पर्यावरण मनुष्यता, प्रकृति सबके प्रति एक बेहद संवेदनशील विचार लेकर कवि तेज प्रताप इस कृति के माध्यम से हमारे बीच आते हैं। छायावादी आलोचकों ने जो परिभाषा दी थी कविता की, वह भी कहीं न कहीं मुझे इस कृति में दिखाई दी। मुक्ति की आकांक्षा और सहानुभूति का विस्तार, ये 2 चीज़ें हम छायावादी आलोचकों के यहाँ देखते हैं, जब वे कविता की परिभाषा देते हैं। तो मुक्ति की आकांक्षा किससे? यहाँ पर भी हमें मुक्ति की आकांक्षा दिखाई देती है, किससे? जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कवि की बहुत सी कविताएँ ऐसी हैं, वातावरण की जो विषम परिस्थितियाँ हमारे सामने पर्यावरण की जो खड़ी हो रही हैं, उससे हमारा जीवन खतरे में पड़ गया है, उसके प्रति एक गहरी चिंता, गहरी संवेदना कवि तेज प्रताप की लगभग हर कविता में दिखाई देती है। और ये चिंता
आज केवल कवि तेज प्रताप की ही नहीं है, हमारे समय के जो लेखक हैं, आलोचक हैं, हम कहीं न कहीं और दूसरे लोगों में भी ऐसी चिंताएँ देखते हैं। एक बहुत बड़ी बात तेज जी ने अपनी भूमिका में लिखा है शायद मुझे, क्योंकि मेरे मुझे पुस्तक नहीं उपलब्ध हो पाई थी। जो भी मैं पढ़ पाई वो आप सबसे साझा कर रही हूँ। उन्होंने लिखा था कि हम कम से कम जो हमारे पूर्व के लोग थे, वे कुछ नहीं करते थे, लेकिन प्रकृति को बिगाड़ने का काम वे नहीं करते थे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी कविताएँ नहीं लिखी, समाज में बहुत अपना योगदान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यह एक कार्य तो किया कि वे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। जिस तरह से एक हमारा पूरा एक हमारे हम जिस मानव सभ्यता के साथ आगे बढ़ते हैं, वहाँ नदियाँ, पर्वत, कुएँ, पोखर हमारे विभिन्न तरह के रीति-रिवाज़ों का हिस्सा बने रहे, हमारी परंपराओं का हिस्सा बने रहे, जिससे कि हम उनका संरक्षण करते रहे। तो कुल मिलाकर इन सब बातों के बीच में एक बात यहाँ विशेष तौर से सांकेतिक रूप में कहना चाहूँगी कि तेज जी की ये कृति आज की ज़रूरत है, आज के समय की ज़रूरत है। जो भी शोधार्थी, विद्यार्थी, अध्यापक गण, प्रोफ़ेसर्स और साधारण पाठक इस इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो निश्चित ही प्रकृति के प्रति उनके मन में संवेदना का भाव पैदा होगा और प्रकृति के प्रति संवेदना, उसके संरक्षण की भावना का पैदा होना आज हमारे जीवन को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टि से आज के समय में कोई भी कृति समय सापेक्ष होती है, तभी महत्वपूर्ण होती है। उसका महत्व तब होता है जब वो समय सापेक्ष हो, समय के अनुसार उसकी महत्ता हो और आज ये महत्ता ही नहीं बल्कि आज के समय की ज़रूरत है कि हम ऐसी कृतियों को पढ़ें और उनको पढ़कर जो विचार, जो भाव कवि के माध्यम से पाठकों तक जाने चाहिए, उन पर मनन करें। तो इस दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति एक थी नदी सई के माध्यम से हमारे बीच आई है। इसके लिए मैं पुनः तेज जी को बहुत ही बधाई देती हूँ। उनका ये कार्य सराहनीय है और अनुकरणीय भी है। उन तेज जी की रचना धर्मिता के विषय में बात करते हुए प्रोफेसर चंदेव यादव ने इस पुस्तक की भूमिका में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उसको मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। प्रोफेसर चंदेव यादव ने लिखा है कि हमारे समय के कवि लेखकों को मनुष्य की ही नहीं बल्कि पूरे जीव जगत के प्रति संवेदनशील कवि लेखकों को पर्यावरण की भी चिंता है। कवि तेज प्रताप को नदियों से विशेष लगाव है। उनके सूखे जाने और प्रदूषित होने से तेज प्रताप बेहद चिंतित हैं। उनकी चिंता उनके इस नदी केंद्रित कविता संग्रह में खास तौर से देखी जा सकती है। तो पर्यावरण के प्रति चिंता उनकी बहुत लगभग सभी कविताओं में है। और ये जो संग्रह है एक थी नदी से ही, ये एक मात्र नदी पर कुछ ही कविताएं नहीं बल्कि नदियों पर लिखी हुई कविता की श्रृंखला हम इसे कह सकते हैं। एक के बाद एक नदी शीर्षक से बहुत सी कविताएं हमें मिलेंगी। नदी है, पानी है, धरती है, फसलें हैं, मनुष्यता है। तो ये सब ऐसे ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे बीच की जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। इनसे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो नदियां जो हैं लिखा है कविता है नदियां। अब मैं सीधे कविताओं पर बात कर रही हूँ। एक शीर्षक है कविता का शीर्षक है नदियां। तेज जी लिखते हैं कि नदियों में केवल पानी नहीं होता है, नदियों में करोड़ों जीव सभ्यताएं होती हैं। नदियां मनुष्य की निर्मित नहीं है, वे स्वयं सृष्टा है। किस तरह से? नदियों का बहाव मानव सभ्यता का बहाव है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, क्योंकि नदियों हमारी मानव सभ्यता का विकास नदियों के साथ साथ मानव सभ्यता का विकास हुआ है। तो उन्होंने लिखा कि नदियों का बहाव मानव सभ्यता का बहाव है, नदियों का घाव मानव सभ्यता का घाव है। बहुत ही संवेदनशील तथ्य हमारे साथ में रखा है तेज जी ने नदियां शीर्षक कविता से। और दूसरे अर्थ में भी ये पुस्तक बहुत
विशिष्ट स्तर की हो जाती है। उन्होंने नदियों के बहाने संपूर्ण मानव सभ्यता की चिंता की है। वो कहते हैं कि नदियां जुड़ने के लिए ही बहती हैं। हमारा जो जीवन का जुड़ाव कभी कविता यथार्थ और कल्पना का संगम है। तो ये जो रचना है यथार्थ परक रचना है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ कल्पना लोक में खो गया और उसने ऐसी कविताएं हमारे सामने रख दी जिनको कि हम भी कल्पना लोक में चले गए, ऐसा नहीं। बार बार तेज जी की कविताएं हमें या पाठक को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा करती हैं और हर कविता रुकने के लिए हमें विवश करती है, उस पर सोचने के लिए विवश करती है। उनके जो विचार हैं सशक्त हैं, कविता के माध्यम से जो विचार हम तक आए हैं वे बेहद सशक्त विचार हैं। तो उनकी जो कविता है इसी कविता का जो दूसरा भाग है उसमें उन्होंने लिखा है कि नदियां जुड़ने के लिए बहती हैं, वह जुड़ती हैं किनारों से, वह जुड़ती हैं संस्कृतियों से, वह जुड़ती जाती हैं अन्य नदियों से और बन जाती हैं समंदर। और अंतिम लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, नदियां जोड़ती हैं सदियों को, नदियां जोड़ती हैं सदियों को। तो ये कवि का अपनी उनकी रचना धर्मिता है कि वे किसी विषय पर, नदी जैसे विषय पर इतने गहरे उतर गए और वहां से खोज कर विचारों को लाते हैं और सुंदर सुंदर कविताएं और बहुत ही गंभीर कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक कविता, एक और महत्वपूर्ण कविता है, उस कविता को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कविता स्त्री बन गई। कविता नदी इस तरह से स्त्री का रूप ले लिया कि पढ़ते-पढ़ते पाठक समझ ही नहीं पाएगा कि ये कविता स्त्री के विषय में लिखी गई है या नदी के विषय में लिखी गई है। इस कविता की कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रही हूँ। पहाड़ विदा कर देता है नदी को अपने घर से। जैसे एक बेटी विदा होती है, ऐसे ही पहाड़ से नदियाँ गिरती हैं और बहती चली जाती हैं। तो कवि की कल्पना है, बहुत ही खूबसूरत ये कविता है और उनकी जो भाषा, शैली, शब्द बिल्कुल साधारण हैं। कोई बहुत साधारण सा पाठक भी इन कविताओं की संवेदना को समझ पाएगा। पहाड़ विदा कर देता है नदी को अपने घर से, जैसे बेटी को विदा कर देता है उनका मायका। तो ये बहुत मतलब कह सकते हैं भावुक कर देने वाली पंक्तियां हैं। नदी किनारों को दोनों हाथों से पकड़कर चलती जाती। साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि किनारों को पकड़कर चलती जाती है। कुछ पंक्तियां छोड़ रही हूँ और आगे की पंक्तियां मैं जोड़ रही हूँ। नदी पहाड़ से निकलकर भी पहाड़ से जुड़ी रहती है। जैसे एक कोई स्त्री है अपने मायके से जाने के बाद भी वर्षों तक उसका मायका को जाना नहीं होता, लेकिन उसका मायका कभी छूटता नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर और बहुत संवेदना से भरी हुई कविता है। नदी पहाड़ से निकलकर भी पहाड़ से जुड़ी रहती है। नदी का पहाड़ से निकलना गौतम या सुकृति का बुद्ध होने जैसा है। व्यष्टि से समष्टि में मिलने जैसा है। ध्यान में रहने जैसा है। नदी का समंदर से मिलना निर्वाण निर्वाण प्राप्त करने जैसा है। ये जो निर्वाण प्राप्त करने जैसा है, ये तो तेज जी की, हर कवि की अपनी स्वतंत्रता होती है कि अपने विचारों को वो किस तरह से कविता में पिरोता है और किस तरह से एक सब सर्वथा नवीन कृति हमारे सामने लेकर आता है। लेकिन भूमिका में प्रोफेसर चंदेव यादव ने थोड़ा-सा विरोध दर्ज किया कि हम कभी इसको नदी का निर्वाण नहीं कह सकते, क्योंकि नदी जब समुद्र में मिलती है, बाष्प बनती है, फिर वो बादल बन जाती है, फिर बादलों से पानी बनता है, पानी से फिर वो धरती पर आता है, धरती से फिर फसलें उपजती हैं और फसलों से हमें मनुष्य को जीवन मिलता है। तो पानी, धरती, फसलें ये सब इस कृति के केंद्र में हैं, यानी कि हमारा जीवन इस कृति के केंद्र में है। मनुष्यता इस कृति के केंद्र में है। संवेदनशीलता पर्यावरण के प्रति, मनुष्यता के प्रति इस कृति के केंद्र में है। तो ये बहुत ही गंभीर कविता संग्रह हमारे बीच में है।
एक और कविता की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी मैं कि कैसे जो है पर्यावरण को बचाने की चिंता अ, कवि तेज प्रताप जी के हृदय को सालती रहती है। नदी का प्रेम कविता है। देखी होगी, जो जिन लोगों ने भी ये संग्रह देखा होगा, अगर नहीं देखी है, तो जिन कविताओं पर मैं चर्चा कर रही हूँ, उन कविताओं को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि अच्छा ये संग्रह है, काफ़ी बड़े कलेवर में है, ऐसा नहीं है, तो इसको पढ़ने के लिए समय भी चाहिए और ध्यान से भी पढ़ना है इसे। नदी का प्रेम कविता बहुत ही अच्छी कविता है। नदी नदी होती है, क्योंकि वह खारेपन से, सूखेपन से, मिट्टी से, कंकड़ से, पत्थर से प्यार करती है। ऐसी ऐसा है नदी का जीवन। मतलब ये सब चीज़ें विषम परिस्थितियों का प्रतीक है। जब नदी ऐसे सब वातावरण और इस तरह की परिस्थितियों में रह सकती है, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है कि हमारा जीवन भी ऐसे ही विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ है। आगे की पंक्तियाँ हैं, माना हम सब नदी तो नहीं बन सकते, सबको प्यार नहीं कर सकते, सबकी प्यास नहीं बुझा सकते, लेकिन नदी को तो बचा सकते हैं। तो ये जब मैं ऐसी तेज जी की कविताओं को पढ़ रही थी, तो मैं खुद भी बहुत संवेदना से भर गई और कवि ने अपनी जो विचार हैं, वे बहुत भावात्मक तरीके से हमारे सामने रखे हैं। तो कुल मिलाकर जो कविता है ये नदी और नदी का प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसी तरह से कुछ और कविताएँ भी हैं, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की चिंता। ये जो चीज़ें हैं शहरीकरण, गाँव से लोगों का शहरों की ओर जाना, गाँव से पलायन करना, औद्योगिकीकरण की ओर जाना, उस उससे ही हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। गाँव के लोग तो आज भी प्रकृति के प्रति विशेष संवेदना व्यक्त करते हैं। तो शहरीकरण जो हुआ उससे प्रकृति कितनी प्रभावित हुई इसके प्रति गंभीर चिंता तेज जी की इस कविता में दिखाई देती है जिसका शीर्षक है नदी। कौन बसेगा, कौन उजड़ेगा, कौन जिएगा, कौन मरेगा, जमीन बंजर रहेगी या उपजाऊ बनेगी, शांति होगी या जल युद्ध होगा, कौन अ, युद्ध होगा, कौन प्यासा रहेगा, कौन पानी पिएगा। मतलब भविष्य में हम यहाँ-वहाँ पढ़ते रहते हैं कि कभी कुछ अगर बार हुआ आगे तो वो पानी के लिए ही होगा। विश्व का सबसे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वो पानी है और जिसका कि कोई ऑप्शन नहीं है। हम पेट्रोल का ऑप्शन ढूँढ कर ला गए, ले आए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई। लेकिन पानी का ऑप्शन पानी का विकल्प कहाँ से लाएँगे? तो जो भविष्य के प्रति चिंता है वह इस कविता में ख़ास तौर से दिखाई देती है। और कोई भी कविता तभी विशिष्ट होती है जब वो मनुष्यता की चिंता करे, मानवता की चिंता करे, प्रेम की चिंता करे, भाईचारे की चिंता करे। तो आगे आगे इसको पढ़ती हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। कौन पानी पिएगा, नदियाँ ही उत्तर देंगी। नदियाँ ही उत्तर देंगी, नदियाँ ही तो हैं भविष्य का पता बताएँगी। तो नदियाँ किसके लिए बहती हैं? नदियाँ स्वयं के लिए नहीं बहती, नदियाँ पूरी मानव सभ्यता के लिए बहती हैं। तो इस तरह से जो पूरी कविता है, ये इस तरह की जो कविताएँ हैं, वह केवल नदियों को बचाने की कविता नहीं है, हमारे जीवन को बचाने की कविताएँ हैं, मनुष्यता को बचाने की कविताएँ हैं। एक निबंध है राजेश जोशी का, विचार और विस्तार, उसमें कुछ इस तरह के विचार मैंने पढ़े थे। एक पुस्तक का संपादन पिछले दिनों किया तो कविता को लेकर बहुत से जो विचार थे वो दिमाग में इधर-उधर कौंधते रहते हैं और जब भी मैं किसी कृति को पढ़ती हूँ तो अनायास ही वो उससे जुड़ जाते हैं। राजेश जोशी ने लिखा था कि कविता जीवन को बचाती है। मतलब जब मैं राजेश जोशी की इस पंक्ति को देखती हूँ और इस कृति को सामने रखती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तेज जी ने भी बहुत सारे कुछ काव्य शास्त्र की पुस्तकें पढ़ी होंगी, तब ऐसी कविताएँ वो लिख पाए होंगे। पता नहीं मैं कितनी सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मैं जब उनकी कविताओं को पढ़ रही थी, तो इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, तो मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ
कविता जीवन को बचाती है, कई बार लगता है कविता वही लोग लिखते हैं जो पढ़ते हैं। ये राजेश जोशी की पंक्तियाँ हैं, उनका निबंध है बितान और विस्तार। कई बार लगता है कविता वही लोग लिखते हैं जो पढ़ते हैं, जो जीवन में सिर्फ रस नहीं लेना चाहते, बल्कि उसमें से कुछ बचाना चाहते हैं। तो तेज जी हमारे बीच एक ऐसे ही कवि के रूप में हैं कि वे केवल कविताएँ रच नहीं रहे, लिख नहीं रहे, अपना नाम बनाने के लिए कविताएँ नहीं लिख रहे, वे जीवन को बचा रहे हैं। कविता को भी बचा रहे हैं और जीवन को भी बचा रहे हैं। मैंने कुछ सैद्धांतिक पक्ष कविता के रचना धर्मिता के आप लोगों के सामने रखे थे। द्विवेदी जी ने जब कहा कि नए-नए गुणों से ओतप्रोत होनी चाहिए, तो ये कृति तो नए-नए गुणों से ओतप्रोत है ही है। और और अगर हम प्रसाद जी की बात करें कि हृदय की संकल्पना से अभिभूत होकर ये कविताएँ लिखी गई, तो वहाँ पर भी एक नदी थी सही कविता संग्रह पूरी तरह से खरा उतरता है। और क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक नदियों पर जब कविताएँ पढ़ने को मिले, तो इससे गहरा और परम आनंद पाठक को नहीं आ सकता। तो मुझे तो इस कृति को पढ़कर एक गहरे जो नदियों के साथ-साथ मैं तो समुद्र में गोते लगाने लगी। आप सबको भी पढ़ना चाहिए। इसके अलग बहुत से विचार हैं। मतलब प्रकृति के सवाल तो हैं ही हैं। मनुष्यता को बचाने के सवाल भी हमारे इस कविता संग्रह में हमारे लिए बहुत ही चुन-चुन कर कवि तेज प्रताप जी लाए हैं। एक वो होता है हमारे बीच में गिरना, उठना। गिरना एक कविता है, उसमें की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रख रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा है, गिरना है तो पहाड़ से नदी की तरह गिरो। मतलब ये उनकी रचना धर्मिता की मैं तारीफ करूँगी कि इस तरह से अपनी लेखनी को उन्होंने शब्दबद्ध किया, जैसे कोई समुंदर में से चुन-चुन कर मोती लाता है, वैसे ही वो एक-एक मोती लाए, शब्द रूपी मोती लाए और सुंदर-सुंदर कविताएँ उन्होंने हमारे सामने रखी। गिरना है तो पहाड़ से नदी की तरह गिरो, दूब पर ओस की तरह गिरो, आँखों से आँसू बनकर गिरो, दौड़ते हुए गिरो, चढ़ते हुए गिरो, खेलते हुए गिरो, क्योंकि गिरना उठने का ही एक भाग है। तो ये जो कविता है ये बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने हमारे सामने रखी है। इसके अलावा कुछ और कविताएँ हैं उनकी भी बात मैं करूँगी। एक कविता है प्रकृति, जिसे विशेष तौर से पढ़ा जाना चाहिए, जो भविष्य में होने वाले विध्वंस की चेतावनी हमारे सामने हमें चेतावनी देती है। क्योंकि मनुष्य किससे डरता है? भय बिन होए न प्रीत। अगर वो जो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है ना कि रामचंद्र जी पूरा समुद्र के सामने एकदम कोप करने लगते हैं। तो भयभीत हो जाता है समुद्र भी। तो ये भय दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारा जीवन कितना संकट में है। पिछले वर्षों में कोरोना का जो पूरा एक तांडव हम लोगों ने देखा, प्रकृति का बिगड़ा हुआ रूप हम जब तब देखते हैं, कहीं अनावृष्टि हो जाती है, कहीं ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं तूफान आता है, फिर भी हम नहीं संभल रहे। उस दृष्टि से ये कविता संग्रह बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। ये हमारे लिए केवल एक कविता संग्रह मात्र नहीं है, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। इस संग्रह में मैंने ऐसी बहुत सी कविताएँ पढ़ी जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और कवि तेज प्रताप जी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए अपने गंभीर विचार कविताओं के माध्यम से हमारे सामने रख जाते हैं। प्रकृति कविता में उन्होंने लिखा है कि मनुष्यता के विध्वंस का विध्वंस से दे रही जवाब, कहीं नदियाँ सूख रही तो कहीं गिर रहा पहाड़, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, प्रकृति लेकर रहेगी हिसाब। कवि हमारे सामने एक चेतावनी देते हैं कि ये प्रकृति हमसे हिसाब लेकर रहेगी। तो हमें अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसे ही इसी संदर्भ से जुड़ी हुई एक और कविता है, नदियाँ प्रतिशोध लेकर मरती हैं, अकेले नहीं मरती। नदियाँ अकेले नहीं मरती। तो ये भी एक ज़बरदस्त चेतावनी हमारे सामने
कवि महोदय ने रखी है। कविता के माध्यम से मतलब चेतावनी कवि चेतावनी भी दे रहा है तो कविता के माध्यम से दे रहा है। यही किसी कवि की सहृदयता होती है कि कवि सहृदय होते हैं। वे युद्ध और विध्वंस जोड़ने की बात करता है। कविता जोड़ने की बात कर रही है। कवि तेज प्रताप जी जोड़ने की बात कर रहे हैं। कविता फटती नदियां धरती की रक्त शिराएं। देखिए कैसा ये पूरा हमारे सामने शब्द चित्र रखते हैं। नदियां धरती की रिक्त शिराएं हैं और नदियों का पानी उसकी रुधिर कणकाओं में हुई कमी है। नदियों का पानी जैसे हमारे शरीर में अगर खून की कमी हो जाए तो हमारा शरीर निढाल हो जाएगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। उसी तरह से अगर नदियां हमारे बीच से खत्म हो रही हैं तो हमारा जीवन भी खत्म हो रहा है। और नदियों का पानी उसकी रुधिर कणिकाओं में हुई कमी है तो समझिए धरती की रफ्तार थमी है। तो इस तरह से ये जो पूरी दुनिया की स्वार्थपरकता है, अपने कर्तव्यों के प्रति गैर जिम्मेदारी है, भोगवादी संस्कृति है, इस सबको तेज जी की कविताएं सबकी ओर इशारा ही नहीं करती, चेतावनी भी देती हैं, सुझाव भी देती हैं, सलाह भी देती हैं और संवेदनशीलता भी प्रकट करती हैं, संवेदना के स्तर पर भी हमें जोड़ती हैं। कुल मिलाकर ये जो कृति है वह समय सापेक्ष है और समय सापेक्ष रचनाएं ही मूल्यवान होती हैं। ये जो पूरा कविता संग्रह है ये विमर्शों से बाहर निकला हुआ कविता संग्रह है। एक अलग अलग तरह का कविता संग्रह है। इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इससे सीखना चाहिए, इसका अनुकरण करना चाहिए और ऐसे ही विषयों पर और ज्यादा भी लेखन होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी चीजें मुझे इस संग्रह में दिखाई देती हैं। एक अंतिम बात करूंगी मैं प्रेम की बात, क्योंकि उसके बिना कोई भी कविता संग्रह अधूरा होता है। प्रेम पर ये कविता का शीर्षक मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कविता बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं इसको जब मैं पढ़ रही थी तो बचपन में एक कुछ पंक्तियां मैंने अपने गुरुवर उर्मिलेश शंखधार से सुनी थी। नदी के हाथ निर्झर की मिली पाती समुंदर को। इस तरह की लाइनें उसमें आती थी। सतह भी आ गई गहराइयों तक तुम नहीं आए, नजर भी आ गई परछाइयों तक तुम नहीं आए, नदी के हाथ निर्झर की मिली पाती समुंदर को। तो इस तरह की पंक्तियां जो कविता आपको विचारों में ऐसा डुबो दे कि इस कविता को पढ़ते पढ़ते तो मैं दूसरी कविताओं में चली गई। तो ये भी बहुत खूबसूरत कविता है और इस कविता के साथ ही मैं अपनी बात पूरी करूंगी। दूसरे विद्वान वक्ता हमारे बीच में हैं, वे भी इस संग्रह पर अपनी बात रखें। तो ये एक कविता है सृष्टि का प्रेम प्रस्ताव। सृष्टि का प्रेम प्रस्ताव बहुत ही अच्छी कविता है। पानी ने धरती से किया, पानी के प्रेम से जीवन निकला, पानी के प्रेम ने ही जीवन को बचाया, धरती को चलाया। पानी अंत काल से धरती के प्रेम में है। सुनो मैं पानी बन जाता हूँ और तुम धरती बन जाना। है प्रकृति, प्रकृति की कविता है, पर्यावरण की कविता है, लेकिन प्रेम का जो चित्र इस कविता के माध्यम से कवि तेज प्रताप ने जोड़ा, ये उनकी कविता के प्रति संवेदना, उनकी रुचि और उनकी प्रतिभा को हमारे सामने उजागर करता है। हमारे समय के प्रतिभाशाली कवि और समाज, देश, प्रकृति से जुड़े हुए बेहद संवेदनशील कवि जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उनका लेखन हमारे बीच में लगातार आ रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से आगे अनवरत सक्रिय रहेंगे और अच्छे अच्छे कविता संग्रह हमारे बीच में लाते रहेंगे। मैं तेज प्रताप जी को बहुत बधाई देते हुए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मुझे सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।